शांति। नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो 3D हेल्थ केयर में। मित्रों, ऐसा कई बार होता है कि शारीरिक रूप से तो हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारे दिन भर में मन में थकान, निराशा, कमजोरी सा, उदासी, ये सब मन को घेरे रहता है और जिसका नतीजा ये होता है कि कुछ ना करने की इच्छा हर वक्त मन में लगी रहती है। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कैसे इस चीज़ से मुक्त हो सकें, कैसे अपने मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को इतना पावरफुल कर लें हम कि हमारा जीवन बहुत ही उमंग उत्साह से भरपूर रहे। तो आइए जानेंगे इन सब प्रश्नों के जवाब हमारे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका ये जो 3D हेल्थ केयर आपने जो रिसर्च किया था, जिसमें हमने 18 साल अपने जीवन के दिए हैं, जिसका पब्लिश भी हुआ था, जिसका ओपन हार्ट ट्रायल करके, तो वो पूरा जो रिसर्च था वो क्या था, हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि हमने शुरू के एपिसोड्स में थोड़ा बताया कि जब 95 में ऐसा मेरे मन में इस तरह की बातें आ रही थी, जब मैं ऐसे पेशेंट देख रहा था कि यंग लोगों में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और उनका हम सोल्यूशन जो दे रहे हैं एंजियोप्लास्टी बाईपास, वो टेम्परेरी सॉल्यूशंस थे, रिकरेंट हो रहा था और बार बार उनकी एंजियोप्लास्टी वापस करनी पड़ रही थी, बाईपास करना पड़ा था। लोगों को प्रॉब्लम्स थी, मतलब उनके पैसे नहीं थे इलाज कराने के। तब मेरे को लगता था कि हम लोग, ये जो बीमारी है हार्ट की बीमारी, इनक्योरेबल है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये जितने भी हम कहते हैं ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो इनक्योरेबल है। तो इनक्योरेबल ना, आपको दवाई खाते रहिए रेगुलर, तो कंट्रोल, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। और 80% लोग आज उससे पीड़ित हैं और 68% डेथ्स इसी कारण से हो रही हैं। और जो हार्ट की बीमारी से हम एंजाइना और हार्ट अटैक कहते हैं, इससे लगभग 30% डेथ्स, टोटल 100 में से 30% डेथ्स हार्ट अटैक से ही होती हैं। तो नंबर 1 किलर है वर्ल्ड में। और जैसे बताया, उसमें हमारी बीमारियाँ बढ़ रही थी, मतलब जो 1960 के पहले 100 में से एक आदमी को होती थी और 60-70 की एज में होती थी, और जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, मतलब जो लोग इलाइट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी थे, उनको होती थी। मतलब रादर एक स्टेटस सिंबल था ये। कभी हार्ट अटैक हुआ तो माना कोई बड़ा आदमी होगा। अभी जो है ये आके 90s में आके क्या हुआ था कि ये बीमारी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में भी आ रही थी और 40 के पहले आनी शुरू हो गई। और अभी तो ये हाल है जो आप सुनते होंगे रोज कि अभी हार्ट अटैक जो हो रहे हैं वो बहुत ही कॉमन 20 साल की उम्र में हो रहे हैं। अभी पीछे एक 10 साल के लड़के को अभी आपने सुना होगा टेलीविजन में कि दिल्ली के एक बड़े हार्ट के हॉस्पिटल में एक 10 साल के बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तकलीफ हुई, एंजियोग्राफी की गई, तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेजेस थे, फिर तीनों की एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। तो अभी मतलब ये स्टेटस आ गया कि हम लोग जो है, अभी जो बीमारी 60-70 में होती थी, आज 10 साल की उम्र में भी हो सकती है। जिसके पास भी हार्ट है उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये जो बात मैं आपसे करने जा रहे हैं, हम जो अपने दर्शकों से ये समझें, अगर हमारे दर्शकों के पास, सभी के पास हार्ट तो है ना, तो आपके सभी के लिए ये बात है, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, जवान हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी मतलब हैं, वो सभी इस बात को बहुत ध्यान समझें कि रिसर्च जो है हमने जो इसी पर्पस को लेके की कि गरीब अमीर, पढ़ा लिखे व अनपढ़, कोई भी हो, किसी धर्म और जाति के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति के हों, उनको मतलब एक ऐसा सल्वेशन मिल जाए कि वो बिना ही एंजियोप्लास्टी, बिना ही बाईपास के उनकी बीमारी ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे ये बहुत पेन करता था, लोग कैसे खर्च करते थे, ठीक नहीं होते थे। तो इनक्योरेबल ये बीमारी, जैसे मैंने कहा कि, तो इसके पीछे भी मैंने पढ़ा था, तो उन्हीं दिनों मैंने पढ़ा था कि जिस व्यक्ति ने इनक्योरेबल वर्ड कॉइन किया था, तो उसका मतलब ये नहीं था इट इज नॉट क्योरेबल। उसका ये मतलब था इट इज नॉट क्योरेबल बाय मेडिसिन एंड सर्जरी, राइट। मतलब उसमें हिडन मीनिंग रखा था, इट इज इन प्लस क्योरेबल, दैट मीन्स इट इज क्योरेबल इफ यू गो इन, अपने अंदर जाइए और ढूंढे कारण क्या है उसका। उसके 2 मीनिंग है इन जाने के, ये आपको बीमारी कैसे आ गई, और दूसरा ढूंढे कि इसके आप असल में है कौन, रियलिटी में आप कौन है जी। तो इस तरह से जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को, जैसे ये मन में जो विचार आए थे उस समय, और मैंने बताया मैं मेडिटेशन करता था, तो मेरे को ये सुबह सुबह विजन्स होती, विजन में ना, मेडिटेशन में आप क्या करते हैं, यू कैन टॉक टू योर हायर सेल्फ, राइट। आपकी इनसाइट क्लियर हो जाता है, क्लियर पॉइंट्स रहने लगती है, मतलब यू कैन कोरिलेट थिंग्स, थॉट्स, स्कैटर्ड थॉट्स जो होते हैं ना, उसको फोकस कर। सपोज जो आप पढ़ते, मैंने मेडिसिन सर्जरी में पढ़ा, मैंने जो पढ़ा, चीज़ें पढ़ी, मैंने जर्नल्स पढ़े,
वो स्कैटर्ड हैं, एक चीज़ है, एक चीज़ आपस में कनेक्टेड नहीं होती है। क्योंकि मेडिटेशन करने से आपकी थॉट स्पीड इतनी स्लो हो जाती है, आप इतना अधिक एकाग्र कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं कि वो इनसाइट क्लियर हो जाती है, राइट। तो वो जो है फिर मुझे उससे ऐसा लगा कि मुझे उन दिनों फिर ऐसा क्लैरिटी आई कि नहीं, हम जो ये जो है बेसिकली साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसके लिए हमें ऐसा एक प्लान तैयार करना होगा जिससे हम इंसान को एज ए टोटल ह्यूमन बीइंग एड्रेस करेंगे जी, इंटीग्रेटेड होल ऐसे उसको देखेंगे, एज ए टोटल मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग। इसमें इंसान के तीनों जो डायमेंशंस हैं, ह्यूमन बीइंग की तीनों डायमेंशंस हैं, बॉडी की डायमेंशन, मन की डायमेंशन और स्पिरिचुअलिटी की डायमेंशन, तीनों को ही हम एड्रेस कर सकें। तो कॉन्सेप्ट इसकी रिसर्च प्रोटोकॉल बनाई गई और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट कर दी गई। तो ये जो है हमने इसमें मैंने बताया था, जैसे आपको DRDO के डॉक्टर जो डायरेक्टर जनरल थे, तो वो जो है साइंटिफिक एडवाइजर जो थे उसमें रक्षा मंत्री के थे, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे। तो उनसे ये सारी डिस्कशन हुई। तो उन्होंने कहा था, डॉक्टर गुप्ता, अगर आप इफ यू प्लान टू डू दिस स्टडी, इफ यू गो अहेड विद दिस स्टडी, देन आई एम विद यू, माय होल DRDO इज विद यू। DRDO माना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक तो लाइफ साइंसेज डिवीजन है, जो हमारी जो तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं, जितने हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनको के देयर बी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको स्ट्रेस बहुत होती है, काफी समय घर से दूर रहते हैं और ऑलवेज देयर अंडर स्ट्रेस, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहे, तो उसमें रिसर्च की जाती है DRDO में। उसके अभी 35 लेबोरेटरीज हैं ऑल ओवर द कंट्री। और एक दूसरी डिवीजन जो है वो है आर्म्स डिवीजन है, जो हमारे मिसाइल्स बॉम्ब्स बनाती हैं, वो आर्म्स डिवीजन है, टैंक्स बनाती हैं, तो उनकी डिवीजन है। तो ये जो है रिसर्च करती हैं इस बारे में। तो लाइफ साइंसेज डिवीजन जो है, उन्होंने जो है हमें सपोर्ट किया इसमें। तो हमने फिर उनके मिलकर कोलैबोरेशन में ये एक प्रोजेक्ट बनाया, ग्लोबल हॉस्पिटल और DRDO मिलकर के। DPAS एक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज, ताकि हम ह्यूमन बीइंग को कंप्लीट स्टडी कर सकें। तो जो आज की जो तनाव है, स्ट्रेस है, जो आपने कहा मानसिक परिस्थितियाँ, मानसिक तनाव हमेशा रहता है, उसका हमारे इंसान पे क्या फर्क पड़ता है, हमारी टोटल फिजियोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे हार्मोन्स पे क्या असर पड़ता है, हमारी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है, राइट। तो हमारी जो है, हमारे जो क्लिनिकल हमारा स्टेटस पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे सिम्टम्स कैसे पैदा होते हैं, उससे बीमारी कैसे पैदा होती है, फिजियोलॉजी पैथोलॉजी कैसे बन जाती है। तो पूरा एक इंसान को स्टडी करने के हिसाब से हमने एक प्रोटोकॉल बनाई जी। और वो प्रोटोकॉल का जैसे शुरू का जो हमने ट्रायल किया था, उसका नाम रखा था माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल, कि हम इसमें हमने एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड, और ये हमने प्रोटोकॉल बना करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट किया जी। और 3 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, एक दिल्ली का जिसमें हमारा जो था मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और जीबी पंत हॉस्पिटल, और दूसरा अहमदाबाद से BJ मेडिकल कॉलेज और साथ में उनके साथ UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और बॉम्बे में ग्रांट मेडिकल कॉलेज और उनके साथ JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स थे। तो तीनों जगह टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी हार्ट केयर, कार्डियक केयर हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने इनको जो है वो इन्वॉल्व कर लिया, अपने साथ कोलैबोरेट कर लिया। उसमें इंस्टीट्यूट में हमने एम्स को भी लिया था, और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हम पर 4 इंस्टीट्यूट्स को हमने कोलैबोरेशन किया था। तो हमने इनसे मीटिंग किया और प्लान करके किया कि भी हम लोग जो है, आप हमें एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड केस से भेजेंगे। जो लोग एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहते हैं, बाईपास नहीं कराना चाहते हैं, उनको आप हमारे पास भेजेंगे, या उनकी डिजीज बहुत डिफ्यूज है, वो ऑपरेशन के लायक ही नहीं है, ऑपरेशन हो ही नहीं सकता उनका, या एंजियोप्लास्टी हो ही नहीं सकती, वो लंबे लंबे ब्लॉक्स हैं। तो इस तरह से मतलब आप ब्रेन को हमने मेजर किया बाकायदा पेशेंट्स का डे 1 पे जब हमारे पास आए। और उसके बाद फिर हमने उनके हार्मोन्स का किया, स्ट्रेस हार्मोन्स और हैप्पी हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन, जो टेंशन के दौरान ज़्यादा निकलते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ऐसे, एक तो कुछ भी खतरा हुआ एड्रिनल हार्मोन निकलेगा, दूसरा स्ट्रेस होगी ना, क्रॉनिक स्ट्रेस होगी, चैलेंज को फेस करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलेगा। वो 8 बजे तक ज़्यादा, उठने के बाद आधे घंटे बाद निकलना शुरू हो जाता है, और 8 बजे उसकी पीक हो जाती है। ऐसे दोपहर में 2 बजे निकलना शुरू होता है, 4 बजे उसकी पीक हो जाती है। फिर आप 4 बजे फिर एक्टिव होते हैं, 4 से 6 फिर एक्टिव होते हैं। तो ये हमारा बॉडी में एक तरह का सिस्टम बना हुआ है। तो ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। हैप्पी हार्मोन्स हैं जैसे एंडोर्फिन्स हैं। एंडोर्फिन्स हैं नेचुरल पेन किलर्स हैं, नेचुरल मॉर्फिन है, अंदर निकलती है जब आप खुश होते हैं ना, शांत होते हैं, सबसे प्रेम की फीलिंग रखते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, आपके अंदर डिजायर्स नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती, आप संतोष, यू आर हैप्पी विद इन योरसेल्फ, कंटेंट है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान ने बहुत दिया है।
जी। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, मैं आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। मैं अपने परिवार से खुश हूँ, अपने समाज से खुश हूँ, अपने काम से खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड होती है ना, उसमें आपके ये एंडोर्फिन निकलता है। और एंडोर्फिन जो निकलता है वो क्या करता है, आपकी कोई पेन हो, हेडेक हो, कमर का दर्द हो, सिर का दर्द हो, हार्ट का दर्द हो, किसी भी तरह का हड्डियों में दर्द हो, जोड़ में दर्द, सब खत्म हो जाएगा। तो ये हार्मोन, इसको भी हमने मेजर किया। फिर एक इंसुलिन हार्मोन होता है जो हमारे पेनक्रियास से निकलता है, उसको भी हमने मेजर किया। फास्टिंग, सुबह सुबह खाली पेट। फिर ब्लड शुगर खाने के पहले, खाने के बाद, 3 महीने का शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो सब हमने टेस्ट किया जी। और एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है, नींद का हार्मोन, वो थूक में टेस्ट किया। ये हमने ब्लड में भी टेस्ट किया और यूरिन में भी। 24 घंटे के यूरिन में पिछले 24 घंटे में कितनी टेंशन आदमी को हुई या कितनी खुशी हुई, वो मेजर कर सकते हैं। वो भी हमने किया। तो इस तरह से हमने एक इंसान को पूरा स्टडी करने की कोशिश की इस रिसर्च में। तो ब्रेन में क्या चल रहा है, उसकी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या है, कितना रिलैक्स है, कितना स्ट्रेस में है, उसकी हैप्पी हार्मोन्स कितने हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कितने हैं, नींद कैसी है, नींद की रिदम कैसी चल रही है। तो सारा हमने डिटेल में स्टडी किया। उनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स क्या हैं, शुगर लेवल्स क्या हैं, इंसुलिन लेवल्स क्या हैं, उनका शुगर कंट्रोल कैसा चल रहा है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट किया उसके बाद। उनके अंदर कितनी जल्दीबाजी है, कितना चिंता है, कितना गुस्सा है, कितनी उदासी है, वो सारी बात हमने टेस्ट की। तो उनका लाइफस्टाइल क्या है, खान पान कैसा है, उस पर क्वेश्चनर्स हैं, इंटरनेशनल क्वेश्चनर्स हैं। उसमें हमारे साथ DIPR था। DIPR मतलब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, उन्होंने मिलकर हमारे साथ काम किया। तो हमने ऐसे क्वेश्चनर बनाए उनके सहयोग से, और वो जो है फिर हमने लोगों को दिए, उनको हस्बैंड वाइफ दोनों को दिए। कि हस्बैंड की नेचर कैसी है, वाइफ की नेचर क्या है, तो ताकि दोनों को रिलेट कर सकें। और इस तरह से हमने उनको फर्स्ट सारे टेस्ट दिए और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी। पूरी बॉडी क्या है, बॉडी के डिफरेंट अंग क्या है, पूरी बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी के कैसे कैसे अंग है, दिमाग कैसे काम करता है, हमारी आंखें, पांचों कर्मेंद्रियां कैसे काम करती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, हमारे लंग्स में रेस्पिरेशन कैसा है, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट की आर्टरीज कैसी हैं, उसमें पेसिंग सिस्टम कैसा है, पूरा डिटेल। फिर हमारी आंतें कैसी हैं, कैसे काम, कैसे डाइजेशन होता है, लीवर क्या करता है, सारे पूरा फंक्शनिंग ऑफ। फिर हमारे हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा कैसा है, हमारे जो 7 हार्मोनल ग्लैंड्स हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या उनकी हार्मनी कैसे होती है। फिर हमारी बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स, 206 बोन्स हैं बॉडी में, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। हमारी किडनीज कैसे, बॉडी टॉक्सिन कैसे बाहर निकालती है बॉडी, तो पूरा बॉडी के बारे में कंप्लीटली नॉलेज आपने उनको भी उनका ट्रेन किया गया, पूरी बॉडी की, जैसे पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी उनको बताई। फिर हार्ट की और डिटेल बताई गई। फिर हार्ट की आर्टरीज कैसे ब्लॉक होती है उनको बारे में बताया गया, पूरा डिटेल्ड में कोई सारी बीमारी के बारे में अवेयरनेस। ब्लड प्रेशर, जो हार्ट की डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, है ना, स्मोकिंग करने से क्या नुकसान होता है, शराब पीने से क्या नुकसान होता है, कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स, है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्या क्या फैक्टर्स से बढ़ता घटता है, मोटापा कैसे होता है, कब मोटा कहेंगे, एंजाइना क्या चीज़ है, पूरी डिटेल उनको बता पाएगा। साथ साथ उनको मेडिटेशन करना सिखाएगा, राजयोग मेडिटेशन करना सिखाएगा। साथ साथ उनको डाइट कैसे लेनी है, फर्स्ट डे से डाइट, उनकी डाइट क्या करनी है, एक्सरसाइज क्या करनी है, और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कराई गई। हम लोग भी 7 दिन उनके साथ ही रहते थे। 4 बजे उनको उठाना, मेडिटेशन करना, और फिर उनके साथ डेली वॉक करना, सुबह वॉक करना, इकट्ठे वॉक कराना, कैसे वॉक करनी है, वॉकिंग के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, व्यायाम के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बताना उनको गहराई से। फिर उनको मेडिटेशन के सेशन सुबह शाम, दिन में सारी ट्रेनिंग, फिर रात को सोने के पहले ग्रुप सपोर्ट सेशन, डिनर के बाद ग्रुप सपोर्ट सेशंस, उनमें आपस में जैसे सब लोग पेशेंट बैठेंगे, पुराने दिल वाले बैठेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। मैं भी साथ में बैठूंगा, साथ में हमारे और भी इंटरवेंशनलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो बैठेंगे, हम उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्या सीखा सारे दिन में, समय पर सो जाएंगे, 9:30 सो जाएंगे। माना जो भी आप लोगों ने नॉलेज दी बॉडी के बारे में और जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस रहे, क्वेश्चंस में उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी, ताकि सो दैट वी डेली वी आर एबल ग्रुप सपोर्ट, इंटरेक्शन हो जाए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा उनको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और हमारा एम है कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि मतलब हमने इनको पढ़ाया, समझ आधे लोगों को समझ नहीं आया, मतलब द लास्ट पर्सन, अनपढ़ को भी समझ आए, जिसकी लैंग्वेज दूसरी है उसको भी समझ में आए, पूरा समझ में आए। तो इस तरह का एम था, इसलिए हमने छोटे छोटे ग्रुप्स किए, 10 पेशेंट, 15 पेशेंट शुरू में उनके साथ स्पाउस, तो 20-30 का ग्रुप हुआ।
तो छोटे छोटे ग्रुप्स किए गए और इस तरह से उनको फिर जब ट्रेन कर यहाँ से भी यहाँ पे ट्रेन करने के बाद और फिर उनको ये सारे पैरामीटर्स हमने 7वें दिन फिर असेस किए। ओके। ब्रेन में क्या चेंज, 7 दिन में क्या चेंज आया ब्रेन में, ईईजी में क्या चेंजेस आए, हार्मोन्स में क्या चेंजेस आए, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में क्या चेंजेस आए, उनके क्लिनिकल पैरामीटर्स में क्या चेंजेस आए, पहले दिन कितना चल पा रहे थे, अभी कितना चल पा रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल कितना बदला, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल 7 दिन में कितना बदला, इन शुगर लेवल्स क्या बदले, इंसुलिन लेवल्स कैसे बदले, सारे हार्मोन्स एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, कॉर्टिसोल लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स, एंडोर्फिन लेवल्स, इंसुलिन लेवल्स पूरे डिटेल में किए गए, मेलेटोनिन लेवल्स। तो 7 दिन में उस जो हमारे पास रहे उसका क्या इफेक्ट उनके पास है, उनको बताया गया। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी दोबारा किए गए, अब आपकी कैसे जल्दी कितनी है, चिंता कितना, गुस्सा कितना, उदासी कितनी है, लाइफस्टाइल में क्या चेंज आ गया, ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग कैसे महसूस कर रहे हैं आप। और फिर उनका लास्ट उनका वापस रीअसेस करके तो इनके थ्रू टेस्ट भी कराए गए और उनके पर्सनल ओपिनियंस भी लिए गए। यस, 6 जगह उनकी काउंसलिंग हुई, क्लिनिकल काउंसलिंग एक जगह हुई, फिर उनके बाद उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हुई, फिर एक राजयोगा की और राजयोगा मेडिटेशन की गहराई से काउंसलिंग हुई, फिर वो एक दिल वाले जो पुराने थे उनके साथ बैठे, उनके साथ काउंसलिंग हुई, फिर लाइफस्टाइल काउंसलिंग, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के पॉइंट्स नहीं समझ आए तो उनको एक स्पेशल उनको काउंसलर बैठे हैं वो बताएंगे, फिर लास्ट में मेरे पास आएंगे, फिर मैं उनका पूरा टोटल ओवरऑल असेस करके फिर आई राइट प्रेस्क्राइब द मेडिसिन। तो 6 जगह काउंसलिंग होती थी। okay. तो इस तरह से उनका डिटेल में सारा समझाया जाता है और उससे फिर उनका फिर उनको घर पे जाते हैं, उनका प्रोग्राम एडेरेंस चार्ट होता है, डेली बेसिस पे उसको चेक करें, स्कोरिंग होती है और 1 महीने पे फिर हमको भेजेंगे और 1 महीने में फिर हम उनके पास जाएंगे। अच्छा। फिर हम लोग उनके पास जाएंगे। मैं विजिट करता था, एक दिन, एक संडे को दिल्ली, एक संडे को अहमदाबाद, एक संडे को मुंबई। आई गो एंड पर्सनली मीट देम। ऐसे दोनों ग्रुप से मिलता था। तो डॉक्टर साहब आपने जो उनको टेस्ट किया, फर्स्ट डे किया था, तो फिर 7 डेज के बाद फिर उनकी टेस्ट हुई थी क्या पूरी के किस तरह से वो उनका ताकि जो ट्रेनिंग दी गई और उनको नया एनवायरनमेंट मिला, जो पूरी राजयोगा मेडिटेशन सिखाया गया, डाइट उनको नई तरह की दी गई, एक्सरसाइज की गई, प्रॉपर टाइम पे सोना सिखाया गया, प्रॉपर टाइम पे उठाना सिखाया गया और एडिक्शन फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, मोबाइल फ्री लाइफ जो उनको दी गई, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ उसके लिए हमने क्या किया कि लास्ट दिन 7वें दिन हमने फिर दोबारा रीअसेस किया उनका, ईईजी दोबारा से किया जी। तो देखा कि पहले दिन बीटा रिदम थी तो आज क्या है, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बीटा रिदम से अल्फा में आए, थीटा में आए, डेल्टा में कितना % चेंज हुआ, वो हमने बकायदा उसको डिजिटलाइज्ड सारे हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम्स थे ना, तो वी कुड असेस कि कितना परिवर्तन हुआ। फिर हमने हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी देखी दोबारा 7वें दिन, कितना उसमें कितना परिवर्तन हुआ। सिंपैथेटिक एक्टिविटी पहले बहुत ज्यादा थी, पहले दिन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, रिलैक्सेशन सिस्टम बहुत पुअर था, वो फंक्शन नहीं कर रहा था। क्या 7वें दिन उसमें फर्क पड़ा, उसकी जो अलार्म सिस्टम था, हाइपर रिएक्शन का सिस्टम था, वो कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, और जो उसका रिलैक्सेशन सिस्टम बेटर हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका मेजर कर सकते हैं। तो हमने उसको टेस्ट करके देखा। फिर हार्मोन्स का भी हमने लिया 7वें दिन, 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करके उसमें भी देखा, और साथ साथ हमने उसका जो ब्लड सैंपल लिया उसमें भी हमने स्ट्रेस हार्मोन जैसे एड्रेनलिन लेवल्स, नॉरएड्रेनालिन लेवल्स, डोपामिन लेवल्स, कॉर्टिसोल लेवल्स, सुबह 8 बजे का सैंपल और 4 बजे का सैंपल, और फिर हमने उसके जो दूसरे हार्मोन्स थे, जो इंसुलिन हार्मोन्स, जो फास्टिंग सैंपल लिया, ब्लड शुगर लेवल्स दोबारा देखे कि उनका शुगर कंट्रोल कैसा है, पहले से बेटर, 7 दिन पहले क्या था और अब 7वें दिन कुछ बेटर हुआ, इंसुलिन लेवल्स कुछ कम या ज़्यादा हुए, क्या हुआ रिजल्ट, तो वो देखा गया। फिर इसी तरह से उनका जो है हमने वो भी देखा, हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स, मेलेटोनिन लेवल, नींद के भी हार्मोन्स हमने चेक किए कि उसमें कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, तो हमने 7वें दिन टेस्ट करके देखा। इस तरह से हमने पूरा उनका असेस कर लिया और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी दोबारा किया जी। जल्दीबाजी में परिवर्तन हुआ, चिंता में, गुस्से में, कुछ उनका ओवरऑल फीलिंग ऑफ अभी कैसी है, 7वें दिन कैसी थी, अभी कैसी वेलबींग कैसी है, अब लाइफस्टाइल में वो रियली परिवर्तन हो कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कन्विंस्ड हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम लोग करते हैं कहने से, तो अंदर से कन्विंस नहीं होते हैं, जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तो उनकी क्या रिस्पॉन्स है उस क्वेश्चनर में, तो उसको फिर असेस कर लिया, उनको फिर बताया भी कि 7 दिन में आपका इतना परिवर्तन हुआ, साइकोलॉजिकल में इतना परिवर्तन हुआ, आपका इसमें ये परिवर्तन हुआ, इसका ऐसा परिवर्तन हुआ, इसका। तो इस तरह से उनको जो है ये सब बातें बताई गई और उनकी काउंसलिंग 6 जगह काउंसलिंग की गई। तो उसमें उनका जो है ओवरऑल क्लिनिकल काउंसलिंग की गई, ताकि अगर ग्रुप में ना भी समझ आया हो तो इंडिविजुअली समझ आया कि नहीं आया, आर्टरीज क्या होती हैं, कैसे ब्लॉक होते हैं, ब्लड प्रेशर आपको है, कितना आपको कवर करना है, कितना कंट्रोल करना है,
डायबिटीज़ है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कितना फ़ायदा हुआ और आगे क्या करना है। तो क्लिनिकल काउंसलिंग हुई, फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, आपके ये पैरामीटर्स ये गड़बड़ है, इतने गड़बड़ हुए, 7 दिन में इतना बेटर हुआ, आगे क्या करना है, कैसे करना है। फिर उनकी राजयोगा काउंसलिंग हुई कि मेडिटेशन आप सीखे नहीं सीखे, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। उसके बकायदा एक व्यक्ति से हस्बैंड वाइफ जाएंगे सर, एक पेशेंट ही जाएगा उनके पास। इंडिविजुअल काउंसलिंग का मतलब ये है कि एक आदमी जाएगा, हस्बैंड वाइफ, तो उनको बकायदा उनकी फाइल के साथ उनको असेस करके बताया जाएगा। प्रैक्टिकल दिल वाला काउंसलिंग कहते हैं हम लोग, जब पुराने दिल वाले अनुभवी लोग बैठे हैं वो उनके पास जाएंगे। फिर उनका लाइफ स्टाइल काउंसलिंग होगी, उनको स्ट्रेस, उनके लाइफ की पर्सनल स्ट्रेस हो सकती है, कोई उनके आपस में पति पत्नी की नहीं बनती है तो उसकी काउंसलिंग की जाएगी। आपको घर में बच्चों से नहीं बनती है, पति सास ससुर से प्रॉब्लम है, या ऑफिस में बॉस से प्रॉब्लम है, तो उसके कैसे उसको मैनेज करना। डाइट में कोई नहीं बात समझ में आई तो डाइट कैसे उनको कुछ पूछना है तो पर्सनली, वो फिर एक्सरसाइज के बारे में, नींद के बारे में, किसको एडिक्शन है, कैसे छुट्टी नहीं पा रहा, तो उसके विचार आ रहे हैं बार बार उसको, तो कैसे उसको बचे, कैसे मुक्ति हो। फिर लास्ट में मेरे पास आएंगे तो मैं उनको फिर पूरी ओवरऑल असेसमेंट करके और फिर उनकी दवाइयाँ लिख के और फिर मैं उनको प्रेस्क्राइब करके भेजूँगा। तो 6 जगह ऐसे काउंसलिंग होती थी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम 7 दिन का प्रोग्राम हुआ। जी भाई साहब, बहुत अच्छा रहा। हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि आपकी इतनी जो इंटेंसिव आपने रिसर्च की उसकी और भी क्या रिजल्ट्स आए, ताकि हमारे दर्शकों को भी इससे फायदा हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नमस्कार। मित्रों, लर्निंग इज अ ट्रेजर एंड इट गोज एवरीवेयर विद द ओनर, ऐसी एक फेमस सेइंग है। ज्ञान मित्रों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे निर्णय शक्ति को बहुत ही मजबूत बनाता है, उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ जो भी चर्चा हो रही है वो एक इन्फॉर्मेशन है, उसको ज़रूर आप अपने तक रखें, उसको यूज़ करें। तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि ये आपको प्रोत्साहित करते रहेगा, ताकि आप अपना जीवन और भी सुखद बनाएं। तो बने रहिए आगे की श्रृंखला में हमारे साथ। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। ओम शांति। नमस्कार।